गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 बुद्धि और भाग्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि किस तरह भाग्य के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मनुष्य का भाग्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके साथ बुद्धि ना हो, मतलब उसे अक्ल नहीं हो, तो भाग्य भी उसका साथ नहीं दे पाती है। तो भाग्य के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है, भाग्य के साथ साथ बुद्धि का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे किसी का भाग्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो तो जो कुछ भी उसे मिलता है, जो कुछ संपत्ति या संपदा उसे प्राप्त होती है, वो उसके लिए बेकार होती है। ठीक है। तो आज हम उसी पाठ के बारे में पढ़ते हैं। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। एक बार की बात है, बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर कोई मुद्दा होगा, कोई बात होगी जिसको लेकर दोनों में बहस हो गई, तकरार होने लगी दोनों में। ठीक है। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई। पहले तो बात ही हो रही थी, लेकिन बात न होकर अब वही बहस जो थी वो तू मैं पर, मतलब कहा सुनी पर वो बात उतर आई। एक दूसरे में बुद्धि और भाग्य में कहा सुनी होने लगी। इस बात पर भाग्य ने बिगड़ कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। भाग्य ने क्या कहा बुद्धि को? भाग्य ने गुस्से में कहा, बिगड़ कर कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि समझदार थी। ठीक है। समझदार बुद्धि हंसते हुए बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँगी तो इस बात से क्या होगी, हमारी जो बहस है, हमारी जो लड़ाई है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर बुद्धि ने कहा, ठीक है, क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें, जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य की इस बात पर बुद्धि ने कहा कि कहने को तो मैं भी बड़ा अपने आप को कह सकती हूँ, लेकिन आपस में लड़ने से भिड़ने से क्या फ़ायदा है। चलो हम दोनों एक दूसरे की परीक्षा ही ले लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे कौन बड़ा है इसका निर्णय हो जाएगा। चलो हम दोनों एक दूसरे की शक्ति का जो है प्रदर्शन कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे की शक्ति का परीक्षा ले लेते हैं, जो बड़ा होगा वो दिख जाएगा। भाग्य ने बुद्धि की इस बात को स्वीकार कर लिया। भाग्य ने बुद्धि की इस बात को मान लिया। चलो हाँ, ये बात भी सही है। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। दोनों एक साथ निकले और कहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, दोनों इस खोज में निकल पड़े। ठीक है ना। चलते रहे चलते चलते उन्हें एक गड़रिया नज़र आया। गड़रिया जो कि भेड़ बकरियों को चराता है। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गड़रिया नज़र आया, जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। शांत होकर, गड़रिये का काम था अपनी भेड़ों को चराना। शांत होकर वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। ठीक है। उसे देखकर, गड़रिये को देखकर बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? किससे कहा? भाग्य से कहा। बुद्धि ने कहा कि गड़रिया बहुत ही शांत मुद्रा में बैठा अपने भेड़ों को चरा रहा है, इसके पास इन भेड़ों के अलावा कुछ और नहीं है, तो क्या तुम इसे और ज़्यादा संपन्न बना सकते हो? मतलब इसे संपदा प्रदान कर सकते हो, वैभवशाली बना सकते हो? इस पर भाग्य ने कहा, क्यों नहीं, हाँ मैं इसे वैभवशाली बना सकता हूँ। और भाग्य ने यह भी कहा कि वैभवशाली ही नहीं, मैं चाहूँ तो इसे सम्राट भी बना सकता हूँ। ठीक है ना। सम्राट मतलब राजाओं का राजा। मैं चाहूँ तो मैं इसे सम्राट भी बना सकता हूँ। सम्राट बनते बनते भाग्य की इस बात में बहुत अभिमान छिपा था। उसने ये बातें घमंड पूर्वक कहा था।
इस बात पर बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे। मतलब राजा बनते बनते, गरुड़िए के बारे में कहा बुद्धि ने कि राजा बनते बनते कहीं ये अपना जीवन ही ना खो दे, कहीं अपने प्राण से हाथ ही ना धो बैठे। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो, भाग्य ने गुस्से में कहा। इस बात पर भाग्य ने कहा कि क्या तुम अपने वचन से, तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहती हो? बुद्धि ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों अपनी बात से पीछे हटूंगी। मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। तुम्हारा तुमने जो इसे सम्राट बनाने वाली बात कही है, ये बात मुझे स्वीकार है, मैं इससे सहमत हूँ। तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूँगी, तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूँगी। मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूँगी, मतलब तुम्हारा बात मान लूँगी, सिर झुका दूँगी। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊँगी जब इसे मैं सम्राट बनकर लोगों पर शासन करते हुए देख लूँगी। ठीक है ना। और साथ ही बुद्धि ने यह भी कहा कि अगर ये सम्राट नहीं बन पाया तो तुम्हें मेरे सामने अपना सिर झुकाना होगा। ठीक है। भाग्य ने कहा, ठीक है, चलो, ये बातें जो तुमने कही ये बिल्कुल ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गरुड़िए पर अपनी कृपा का हाथ रखा। यह कहते ही जैसे ही बात पूरी हुई, भाग्य ने क्या किया, अपना कृपा का हाथ, मतलब उसे सम्राट बनाने का, उसे वैभवशाली बनाने के लिए उसे अपना आशीर्वाद दिया, अपने कृपा का हाथ रखा। जैसे ही भाग्य ने ये किया, अपने कृपा का हाथ रखा, बुद्धि, जो गरुड़िए के पास जो बुद्धि थी, उसे छोड़कर कहीं और चली गई। बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है और अलग खड़ी होकर एक दर्शक की भांति दूर खड़ी हो जाती है और एक दर्शक की तरह उसे देखती है। ठीक है ना। जैसे ही भाग्य ने अपना कृपा हाथ रखा, बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। गरुड़िया आगे बढ़ा, अपने भेड़ों को चराने के लिए हुआ, आगे बढ़ता रहा। उसे रत्न जड़ित खड़ाओं का एक जोड़ा मिला। जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ा, उसे रत्न जड़ित, मतलब रत्नों से जड़ा हुआ, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाओं का एक जोड़ा मिला। खड़ाऊ लकड़ी का बना होता है। ठीक है। जिसे पहले लोग पैरों में पहना करते थे। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कभी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, तो जनेऊ में खड़ाऊ का उपयोग किया जाता है। तो उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का जोड़ा मिला। उसने उसे उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। उसे यह समझते देर न लगी कि ये खड़ाऊ है। बेशक वो बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बेशकीमती लग रहा था, लेकिन उसका अनुमान वो नहीं लगा पाया कि ये कितना कीमती होगा। उसने क्या किया, अपने पैरों में पहन लिया। पैरों में पहनकर जो उसका काम था, भेड़ बकरियों को चराने का, वो काम वो प्रतिदिन करता रहा। ठीक। एक दिन की बात है, वहाँ से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। सौदागर मतलब व्यापार करने वाला, व्यापारी, सौदा करने वाला। तो जब गरुड़िया जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, दूसरे देश का कोई सौदागर था जो कि वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था। अचानक से उस सौदागर की नज़र गरुड़िए के पाँव पर पड़ी, गरुड़िए के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि अरे, रत्न जड़ित खड़ाऊ इसने पहन रखा है, गरुड़िया है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, परंतु इसके पैरों में रत्न जड़ित खड़ाऊ है। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई, बहुत आश्चर्यचकित हुआ वो। उसे रहा नहीं गया सौदागर को। उसने उससे पूछा, यह तुमने किस चीज़ की खड़ाऊ पहन रखी है? ये जो तुमने खड़ाऊ पहन रखी है वो किस चीज़ की बनी है? इस बात पर गरुड़ी ने कहा कि अरे, ये तो बहुत ही भारी है,
मुझे तो ये पत्थर से बना हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। अनेक मोती हीरे रत्न जो उसमें लगे हुए थे, जिसके कारण खड़ाओं का जो भार था वो बहुत अधिक हो गया था। तो गरुड़ियों को उसका भार बहुत ज़्यादा प्रतीत हो रहा था। उसने कहा कि ये पत्थर की बनी हो, मुझे तो लग रहा है कि ये खड़ाऊं कहीं पत्थर की ना हो। इस बात पर पत्थर की जोड़ी, इस बात पर उसने कहा, हाँ ये पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। मैं इतने दिनों से पहन रहा हूँ लेकिन ये खड़ाऊँ घिसती भी नहीं है। इतना चलता हूँ लेकिन ये घिसती भी नहीं है। गरुड़िया बहुत सरल स्वभाव का था, बहुत सीधा साधा था। तो सरल भाव से उसने उत्तर दिया सौदागर को। इस बात पर सौदागर ने कहा, क्या तुम इन खड़ाओं को मुझसे बेचोगे? सौदागर ने कहा कि क्या तुम इन खड़ाओं को मुझसे बेचोगे? अब गरुड़िया तो बेचारा सरल स्वभाव का था, साथ ही उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़कर चली गई थी। तो उसने कहा, बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। ये बेचना क्या होता है? अगर ये खड़ाऊं तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो भारी खड़ाऊं तो गरुड़िए के लिए पत्थर लग रहा था। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? ये पत्थर का खड़ाऊं तुम्हारे अलावा कोई और नहीं खरीदेगा। अब सौदागर कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत दूँ? तुम इस खड़ाऊं की कितनी कीमत लेना चाहते हो? कितना मूल्य दूँ इसका? क्योंकि यह खड़ाऊं का जो जोड़ा है, सौदागर ने कहा कि ये जो खड़ाऊं है मुझे बहुत पसंद आ गई है और मैं इन खड़ाऊं को तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो तुम जितनी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इसकी तुम कीमत मुझे बता दो। अरे मुझे नहीं चाहिए। इस बात पर गरुड़िए ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी थोड़ी भी कीमत नहीं चाहिए। बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज़ गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यही मस्त पड़ा रहा करूँगा। उसने सौदागर से बस इतना कहा कि अगर तुम देना ही चाहते हो खड़ाऊं के बदले इसका कुछ कीमत, तो तुम ऐसा करो कि मेरे झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो, ताकि जब भी मैं अपने भेड़ बकरियों को चराकर यहाँ से जाऊँ तो उस चने को चबाकर पानी वानी पी लूँ, ताकि मेरी थकान है वो दूर हो जाएगी। मतलब उस खड़ाऊं, रत्न जड़ित खड़ाऊं का कीमत उसने बस एक बोरी कीमत चने से लगाया। क्यों? क्योंकि उस जो रत्न जड़ित खड़ाऊं उसे मिल गए थे, उसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता था, अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि उसकी कितनी कीमत हो सकती है। ये बेशकीमती है, ये बहुमूल्य है। वो उसका कीमत नहीं आंक सका। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और खड़ाऊं का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। सौदागर को भी क्या चाहिए था? उसने भी एक बोरी भुने हुए चने उसकी झोपड़ी में रखवा दिए और खुशी खुशी वहां से वो खड़ाऊं लेकर अपने देश को चल दिया। जब सौदागर अपने देश पहुंचा तो खड़ाऊं का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया। अपने देश पहुंचकर उसने जो खड़ाऊं का जोड़ा था वहां के जो महामंत्री थे उनको उपहार स्वरूप दे दिया, ताकि व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सकें। क्योंकि सौदागर तो व्यापारी था, व्यापार करने में उसे अधिक सुविधा मिले, उसी कारण से उसने जो खड़ाऊं का जोड़ा था वो महामंत्री को दे दिया, ताकि उसके व्यापार में कोई अड़चन, कोई रुकावट कभी नहीं आए। इधर क्या होता है? इधर गरुड़िए को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊं का जोड़ा उसके सामने रख दिया। अब भाग्य की तो बुद्धि से यह भाग्य ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर इसे वैभवशाली बनाऊंगा, इसे सम्राट बनाऊंगा। तो भाग्य के सामने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो उसने यह सोचा कि जो खड़ाऊं मैंने दिया था वो तो इसके पैर में है नहीं, इसके पाँव में है नहीं,
तो उसने क्या किया, एक जोड़ी और खड़ाओं का उसे रत्न जड़ा हुआ खड़ाऊं फिर से दे दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। उसे संभाल कर उसने नहीं रखा, बल्कि उस खड़ाऊं को पहनकर वह फिर से अपनी भेड़ बकरियों को चराने लगा। कुछ दिनों बाद समय बदला। कुछ दिनों के बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। सौदागर तो प्रायः आया जाया करता था, क्योंकि वो अपने व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करता था। तो जब सौदागर वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊं का जोड़ा उसके पैर में फिर पुनः है। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक जोड़ा खड़ाऊं तो मैंने इससे पहले ही ले लिया है, तो आखिर ये फिर से ये रत्नों से जड़ित जो खड़ाऊं है, रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊं कहाँ से लेकर आए। यह सोचकर सौदागर बहुत हैरान हुआ। ठीक है ना। इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। अब उसने सोचा इसका भाग्य बहुत अच्छा है, गडरिये पर भाग्य मेहरबान है, इस पर अपनी कृपा बनाए हुए है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊं कहाँ से मिल जाती है। फिर उससे रहा नहीं गया सौदागर से। उसने गडरिये से कहा कि इतना सुंदर और इतना बढ़िया खड़ाऊं जो कि हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, ये खड़ाऊं तुम्हें कहाँ से मिल जाती है। अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सौदागर के प्रश्नों का बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मुझे भी नहीं पता कि ये जो खड़ाऊं है मुझे कौन देता है। जब मैं अपने भेड़ बकरियों को चराता रहता हूँ तो मुझे रास्ते में ही ये खड़ाऊं रखा मिलता है, तो मैं इसे पहन लेता हूँ और अपने भेड़ बकरियों को चराने लगता हूँ। फिर इस बात पर सौदागर ने कहा, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे। पहले एक खड़ाऊं उसने एक बोरी चने में खरीद लिया था, अब फिर उसने कहा, क्या तुम इस खड़ाऊं को भी मुझसे बेचोगे। इस पर गडरिये ने कहा, हाँ हाँ ले लो, मुझे इस खड़ाऊं की क्या ज़रूरत है, तुम इसे ले लो। उसने क्या किया, अपने पैरों से खड़ाऊं उतारकर सौदागर को दे दिया। अपने पैरों से उसने खड़ाऊं उतारा और सौदागर को दे दिया। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूँगा। अब व्यापारी अपने मन में सोचने लगा, चलो ये खड़ाऊं भी मुझे मिल जाए तो अपने देश के सम्राट को मैं यह खड़ाऊं वहाँ जाकर उन्हें उपहार स्वरूप दूँ। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। इधर सौदागर भी लालच में था कि अगर मैं इतने सुंदर खड़ाऊं दूंगा तो सम्राट से मेरा मिलना जुलना और अधिक बढ़ जाएगा, मतलब दोनों में एक दूसरे में मेलजोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिया और खड़ाऊं लेकर अपनी राह चल दिया। पहले वाले खड़ाऊं की कीमत बस 1 बोरी चने देकर वह गया था, क्योंकि गडरिये की यही मांग थी। इस बार अपने मन से ही उसने 2 बोरी भुने हुए चने और 10 भेली गुड़ का उसने उसकी झोपड़ी में रखवा दिया और अपने राज्य की तरफ वो, अपने घर की तरफ वो चल दिया। अब क्या होता है, सम्राट सौदागर जब अपने देश जाता है, अपने राज्य में पहुंचता है, तो सम्राट से जाकर मिलता है और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊं का जोड़ा उन्हें उपहार स्वरूप दे देता है। ठीक है ना। जो खड़ाऊं का जोड़ा वह दोबारा लेकर जाता है, वह खड़ाऊं का जोड़ा वह सम्राट को दे देता है। अब सम्राट भी इतनी कीमती खड़ाऊं को देखकर स्तब्ध रह जाता है। क्योंकि जो सम्राट हैं वो जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, ये तो रत्न जड़ित है। तो इतना बेशकीमती खड़ाऊं देखकर सम्राट हैरान रह जाते हैं और वे बोलते हैं सौदागर से, वाह बहुत ही सुंदर खड़ाऊं है, तुम्हें कहाँ से मिली है ये। वो सौदागर को कहते हैं कि ये खड़ाऊं तो बहुत सुंदर है, तुम्हें ये खड़ाऊं कहाँ से मिली है।
सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊं मुझे पुरस्कार में दे दी। सौदागर ने सम्राट से कहा, अपने देश के सम्राट से कहा कि भारत के जो सम्राट हैं वो मेरे मित्र हैं, क्योंकि जब शिकार कर रहे थे वो, उस समय मैंने सम्राट के प्राणों की रक्षा की थी, उनके प्राण बचाए थे। तो मुझ पर खुश होकर उन्होंने यह जो खड़ाऊं है मुझे इनाम में दिया है। ठीक है। फिर वो अपने सम्राट से कहता है, अपने देश के, मुझे पूरी आशा है कि आप मेरा यह पुरस्कार ज़रूर स्वीकार करेंगे। मैं जो आपके लिए भेंट लाया हूँ उसे ले लेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1,00,000 मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? सम्राट ने सौदागर ने जो उपहार दिया था उसे स्वीकार कर लिया। उसके बदले सम्राट ने उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। 1,00,000 मुद्राएं दी, स्वर्ण मुद्राएं नहीं, 1,00,000 मुद्राएं दी, मतलब रुपए दिए, पैसे दिए। और उन्होंने साथ ही सौदागर से पूछा, क्या भारत के सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? ठीक है। अभी वे खुद जवान और अविवाहित है। इस पर सौदागर ने कहा कि वहाँ के जो सम्राट हैं वो स्वयं जवान है और अभी अविवाहित है, उनका विवाह भी नहीं हुआ है। ठीक है। बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। सौदागर ने तो सम्राट से झूठ बोला था कि जो खड़ाऊं है मैंने वहाँ के भारत के सम्राट के प्राण की रक्षा की थी, तब मुझे उपहार में मिला था। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं यह खड़ाऊं किसी सरल स्वभाव के गडरिये से लेकर आया हूँ जिसे उसकी कीमत नहीं पता है। तो अब आगे झूठ बोलने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ओके।